Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 3, Glimpses of the Past. Glimpses of the Past means जो हमारे पास्ट में देश की जो भी बातें रही है या जो भी यादें रही है उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे. पास्ट मीन्स जो बीत चुका है. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. इसमें क्या है, एक जो हमारे देश की जो भी पुरानी घटनाएं थी उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे, जो कि 1757 से 1857 के बीच की हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास रहा है देश का, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. और इसके साथ में आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई है, कुछ इस तरीके से डायलॉग्स लिखे हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको समझने में ईजी रहेगा, ताकि आपको जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, मीन्स आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 के अंदर, उससे रिलेटेड इसके अंदर बातें या स्टोरी जो हमारा हिस्ट्री है वो उसमें बताई गई है. फर्स्ट है द मेरिटर्स. मेरिटर्स मीन्स होता है जो हमारे शहीद थे उनसे रिलेटेड बातें. एट फंक्शन इन दिल्ली. कब की बात है, जो पिक्चर है ये कहाँ की है, दिल्ली के अंदर फंक्शन हो रहा था, उससे रिलेटेड ये पिक्चर सामने है. ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकैल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टिर्स. क्या बोल रहे हैं, आपको पिक्चर में देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये लेडी कौन है, लता मंगेशकर. उन्होंने जब वो गाना जो शहीद जो था उसके से रिलेटेड, शहीदों से रिलेटेड एक गीत बनाया था, गीत गाया था. कौन सा था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी. ये उसी से रिलेटेड उनकी लाइनें लिखी गई है कि ओ माय कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, अपनी आँखों में पानी भर लो और उन शहीदों को याद करो जो हमारे देश पर कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दी है. वो जो शहीद हुए हैं उन्हें हमें याद करना है. सेकंड है द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूटेड 1757 एंड 1849 तक का जो हिस्ट्री है वो है. विद द सुपीरियर वीपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. देखिए आपके सामने एक इंडिया का मैप बना हुआ है, उसमें जो येलो पार्ट है वो तो क्या है, इंडियन प्रिंसेसेस, और जो रेड वाला पार्ट जो पिंकिश आपको दिख रहा है वो ब्रिटिश टेरिटरी है. मीन्स 1765 का जो ये मैप दिया हुआ है, मतलब 1765 के जो 17 वाला दशक था, अभी कौन सा चल रहा है, 20th सेंचुरी चल रही है, और ये 300 साल पुरानी बात है कि जो इंडिया का जो ये मैप है इसके अंदर इतने जो येलो वाला पार्ट है वो तो क्या था, प्रिंस वगैरह थे, मतलब राजकुमार राजा वगैरह होते थे, किंग, मतलब जो थे हमारे राजा जो थे उनके पास उनका अधिकार था. और जो पिंक वाला क्षेत्र है वो कौन सा, ब्रिटिश. मीन्स इस जगह पर किसका अटैक हो चुका था, ब्रिटिश का. बंगाल वाली साइड में ये जो जगह है ये कहाँ पे, इस पे किसका राज हो चुका था, ब्रिटिश जो सेना थी उनका उस टाइम पे ही राज हुआ था. मतलब इतने छोटे से पार्ट में राज था, बट धीरे धीरे वो पूरा इंडिया में फैलता गया. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी द डिफेट हिम. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. क्या बताया कि जो राजा थे, इंडिया के जो राजा थे वो क्या करते थे, आपसी लड़ाइयाँ करते थे. शॉर्ट साइटेड मीन्स आपसी मतभेद उनके अंदर हो गया था, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, और इस तरीके से वो लड़ते लड़ते क्या करते थे, जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो ब्रिटिश जो सरकार थी या ब्रिटिश जो सेना थी उनसे क्या करते थे, मदद मांगते थे. तो ब्रिटिश जो सेना थी हमारे राजाओं की मदद करती थी दूसरे राजा से ही लड़ने के लिए. मीन्स सेम इंडिया कंट्री, देश में रहने वाले जो एक ही देश के जो राजा थे वो आपसी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे. इसके कारण क्या हो गया था कि जो भी लोग वहाँ रहते थे, जो उनकी प्रजा थी, उसमें शांति नहीं थी. सब लोग क्या करते रहते, लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे. इसलिए प्रजा भी बहुत ज़्यादा नाखुश हो गई थी. उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कहते ना मतलब युद्ध वगैरह के कारण बहुत ज़्यादा मतलब शांति जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और अशांति चारों तरफ फैली हुई थी. द रिवराइज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एट इट कुड ईजिली सबड्यूड इंडियाज प्रिंसेस वन बाय वन.
क्या हुआ कि जब जो राजा हुआ करते थे, हमारे इंडियंस जो राजा थे, वो क्या करते थे, ब्रिटिश से जो हेल्प मांगते थे, तो ब्रिटिश सरकार को ये पता लगता जा रहा था कि जो राजा है वो क्या है, कमज़ोर है, इसलिए उसे हमारी ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे ही राजा जो थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके पास जो सेना वेना होती थी वो सब खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल हार जाते एक तरह से, तो क्या करती थी ब्रिटिश सरकार, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया करती थी और उस राज्य पर भी किसका कब्जा हो जाता था, ब्रिटिश सरकार का पूरा। वो जो मतलब राजा है उसके साथ साथ वो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लिया करती थी। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fighting। उसी में से एक राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के राजा थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मतलब एंडिंग तक फाइट की थी, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। अपनी मरते दम तक वो उनसे फाइट करते रहे और उन्होंने अपनी हार उनके सामने नहीं मानी, मतलब ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने अपने आप को हारने नहीं दिया। उनकी डेथ तक, मतलब जब तक उनकी जान थी तब तक वो उनसे लड़ते ही रहे। और ब्रिटिश सरकार ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया कि जो इंडियंस हैं उनके अंदर क्या है, आपसी मतभेद स्टार्ट हो चुका है, मीन्स उनके अंदर एकता की जो कमी थी, एकजुटता की जो कमी थी, उसके कारण ही क्या हुआ, फूट पड़ी। और फूट पड़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और पहले एक राज्य में, फिर दूसरे राज्य में, ऐसे करते करते वो धीरे धीरे वो पूरे इंडिया पर उन्होंने कब्जा अपना अधिकार कर लिया। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no too by thought. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. How did Indian react to the conflicts? इसमें जो ये वाला पैरा, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडियंस थे उन्होंने कैसे, मतलब कई लोगों ने अच्छा सोचा ब्रिटिश सरकार के लिए और कई लोग जो थे, जो रियलिटी जानते थे, उन्होंने कुछ और सोचा। तो कई लोग जो थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग क्या कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि अच्छा हुआ हमारे देश पर किसका कब्जा हो गया, किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश सरकार का। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के आने से क्या होगा, अब ना किसी के बीच में झगड़े होंगे, ना किसी के बीच में कोई मतभेद होगा, सब एक ही सरकार के अंदर रहेंगे। कोई दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, ब्रिटिश सरकार को तो भगवान ने भेजा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारी डेस्टिनी है, शायद इसलिए हम लोग इनसे लिंक हुए, ये तो मतलब हमारा भाग्य ही था कि हम ब्रिटिश सरकार हम पे अधिकार करेगी। और कुछ लोग कहते हैं द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स। Some kings were not good, but after all they were all of us this land. Now we have become slaves of foreigners. और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो राजा है, जो ब्रिटिश सरकार, उन्होंने क्या किया, हमारे ही राजा को मार कर हमारे राजा पे अपना अधिकार जमा लिया है। हमारे जो यहाँ के राजा वगैरह थे उनकी मतभेद और उनकी एकजुटता ना होने के कारण ही क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार हम पे कब्जा कर पाई है, जबकि ये हमारी ज़मीनें थी, ये हमारी भूमि थी, फिर भी किसी और ने आके यहाँ पर अधिकार कर लिया है। कई लोग कहते हैं कि हाँ, इसलिए आज हम क्या बन गए, उनके बंदी बन गए, आज हम उनके क्या बन गए, गुलाम बन गए। स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम। और सच में ऐसा ही हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था, इंडिया को अपना पूरा गुलाम बना लिया था। पूरा चारों तरफ किसका अधिकार हो गया था, ब्रिटिश सरकार का। थर्ड है ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक के जो ब्रिटिश रूल थे वो क्या थे। रिलीजियस लीडर्स प्रीचड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजन। पहले पुराने टाइम पे हमारे यहाँ पे काफ़ी मतलब पुरानी जो कथाएं हैं, पुरानी जो रिलीजन्स थे, मतलब जो हमारे धार्मिक जो रिलीजन्स थे वो चलते थे क्या कि बच्चे की क्या हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज हो जाएगी, मीन्स बाल विवाह हो जाता था। ऑल द मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और कई लोग कहते थे कि जितनी भी घटनाएं यहाँ हो रही है वो किसके कारण हो रही है, महिलाओं के कारण हो रही है। हमारे देश की महिलाओं के कारण ही ये सारा जो हमारी आज़ादी है वो हमसे छीनी है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. The native are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. कई लोग क्या कहते थे कि इंडियंस जो है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, इसलिए ब्रिटिश ने उनको क्या कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। और अगर वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, उन ब्रिटिश पे मतलब ट्रस्ट नहीं करते, अपनी खुद की ईमानदारी के साथ काम करते, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नए रूल बनाए। उन्होंने क्या किया,
कि जो इंडियंस का जो सामान होता था, मतलब जो हमारे देश का सामान होता था, उसे जब वो बाहर भेजते थे तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा भारी टैक्सेस लगाए, मतलब ज़्यादा कॉस्टली उसे बना दिया। तो इससे क्या होता था, लोग उन्हें चीज़ों को खरीदते नहीं थे, और ख़रीदते नहीं थे तो इंडियंस की इनकम बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी, और इस तरीके से हमारे यहाँ के जो लोग थे वो बेरोज़गार होते चले गए, गरीबी बढ़ती गई और लोगों के पास पैसों की कमी होती गई। तो जब गरीबी बढ़ी तो लोगों में और ज़्यादा, मतलब जो एकता की कमी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ गए। और इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और उन्होंने क्या कहा कि क्या कहते थे वो लोगों को कि अगर तुमने मतलब अपने मतलब जो उनसे कर्ज लिया जाता था, जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे रहने का भी पैसा मांगने लगी। तो ब्रिटिश सरकार धमकियाँ देती थी लोगों को, गरीब लोगों को, कि अगर तुमने वो पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, तुम्हें हम सजा देंगे। Still, the British invented other methods which gave them more profits. The good manufactured in England should not have any import duty when bought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple India's industries. और ब्रिटिश जो सरकार थी उसने अपने जो सामान होते थे, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो खुद का सामान होता था, कोई जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उन पे टैक्सेस बिल्कुल कम कर दिए, एकदम लो प्राइस कर रखा, ताकि लोग आसानी से उस चीज़ को खरीद सके और ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को खरीद सके, जिससे क्या होगी, इनकम बढ़ेगी और पैसा ब्रिटिश सरकार के पास आएगा, क्योंकि सामान किसका हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार का। मीन्स पहले तो उन्होंने इंडियंस जो सामान था उसको सारा महंगा कर दिया, कॉस्टली बना दिया, ताकि पब्लिक उसे खरीद ही ना पाए, और खुद के सामान को बहुत लो प्राइस पे देना स्टार्ट कर दिया। मीन्स उस पर कोई भी टैक्सेस उन्होंने नहीं लगाए, ताकि इजीली कोई भी उसको खरीद सके, और उनकी जो अर्निंग्स है ब्रिटिश सरकार की, मतलब हमारे देश में रह के ही वो अपनी अर्निंग्स कर रहे थे। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. The British politicians ruined the expert Indians in their businesses. और इसी के कारण 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख इंडियंस जो थे वो मर गए भूख से, गरीबी से, इस तरीके से, मतलब उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनके पास पैसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, इस कारण ऐसे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। और इंडियंस जो थे उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश ने पूरा अधिकार इंडिया पे कर लिया था और वो अपने तरीके से पूरे लोगों को चला रहे थे। हर जो नियम कानून थे ब्रिटिश सरकार के हुआ करते थे, और इंडियंस को अगर जीना है, रहना है, तो उसे वो फॉलो भी करना पड़ता था। बहुत बुरी हालत इंडियंस की उन्होंने करके ऐसे रख दी थी। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।